दोस्तों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे दर्शकों व श्रोताओं, हर रोज की भांति संस्कृत से संबंधित विषय को लेकर के जो आज मुख्य वक्ता आ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। डॉक्टर विजय कुमार जी मूलतः हिमाचल प्रदेश से हैं। वर्तमान में महर्षि पाणिनि एवं वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में बतौर ज्योतिष प्राध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली से विद्या वारिधि प्राप्त हैं, अर्थात पीएचडी है, और ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विजय कुमार जी, मैं आपका रेडियो ग्रामोदय द्वारा संचालित जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी, धन्यवाद राजेश जी। ग्रामोदय रेडियो के इस अमुक पटल पर आप संयोजक और सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया है और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी, बहुत सारे प्रश्न वास्तु शास्त्र को लेकर के हमारे और दर्शकों के मन में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले जो लोग थे वो कुछ वास्तु शास्त्र इत्यादि का ज्ञान उनको नहीं था, कुछ नहीं देखा करते थे, तो ये एक नई विधा कहाँ से आई। दूसरा कि इस कोने में वो बना दिया, उस कोने में वो बना दिया कि सभी परमात्मा की जगह है, इस प्रकार के तर्क देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तु शास्त्र की जो उत्पत्ति है, वास्तु शास्त्र का जो परंपरा का प्रारंभ है, वो कहाँ से हुआ। आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम्। राजेश जी, सबसे पहले जो आपका प्रश्न है उसको थोड़ा मैं ऐतिहासिक पटल पे ले जाना चाहूंगा। जिस तरह से आज वास्तु को नहीं जानने की बात है कि जो प्राच्य लोग रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, तो एक तरह का एक ये प्रश्न चिन्ह है भारतीय संस्कृति और वास्तु की। तो थोड़ा मैं उसी के लिए चलता हूँ। हम सबसे पहले वास्तु शब्द जो है उसके अर्थ को स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज को जिस रूप में हम ले रहे हैं, वास्तु को जिस अर्थ में हम ले रहे हैं, तो वो अर्थ जो है क्या वास्तव में वास्तु स्वरूप है क्या वास्तु। तो सबसे पहले वास्तु के विषय में देखें तो उसके शाब्दिक अर्थ को ही देखें तो संस्कृत के वो वस निवास धातु, वस निवास के अर्थ में वस धातु का जो प्रयोग किया गया है, मतलब यहाँ से स्पष्ट सीधा है कि निवास के लिए वहां पे सबसे पहले वास्तु का प्रयोग हुआ। अब ये निवास किस तरह का है, किसके लिए, प्रश्न ये भी आता है। क्या मात्र एक जो आज प्राणी है जो भौतिक संसार में और भौतिक संसाधनों के इस चक्रव्यूह में घिरा हुआ है, क्या वही उसी के आवास की इसमें बात आती है। तो वहां पे कहा नहीं, जो वास्तु वस्ते निवास कर्मणः, इस संदर्भ के साथ जहाँ यास्काचार्य जो निरुक्त में इसका संदर्भ देते हैं कि जो निवास योग्य स्थान है वही वास्तु है। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक हुआ निवास और दूसरा स्थान। मतलब जहां भी आप निवास की बात करेंगे वहां पे आपको एक स्थान चयन करना होगा, एक स्थान की बात होगी। तो वो जो वास्तु है वो सिर्फ प्राणी मात्र के लिए नहीं है। वहां पे आचार्य स्पष्ट करते हैं कि वास्तु का आप प्रयोजन तो देखिए कि स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम, और दूसरी पंक्ति में कहते हैं जंतु नाम अयनम सुखा से पदमिदम, कि जंतु, ये जितने भी जंतु हैं, तो ये जंतु मात्र सिर्फ एक प्राणी के लिए वो अर्थ विशेष नहीं। वहां पे वो समस्त जितने भी जीव जगत है, चाहे वो नभचर है, थलचर है, या एक वृक्ष के कोटर में रहने वाले पक्षी हैं, कुछ भी, तो वो आपको पूरा के सिर्फ पक्षी तक ही सीमित नहीं। जो वन्य गुफाओं में जो पशु रहते हैं, जंगल में जो पशु रहते हैं, उनका रहने का स्थान वो भी वास्तु। इसी के साथ बोल रहे कि यहाँ तो ये जीव जगत की बात,
लेकिन जो वस्तु जहां पे स्थित है वो भी उसका वास्तु होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां सीधा स्पष्ट करते हैं कि भूरेव मुख्य वास्तु। ये मेरे मत में एक संदर्भ आता है जहां पे आगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन वहां पे भूमि को ही मुख्य वास्तु के रूप में ग्रहण किया। मतलब ये जितना भी हम निर्माण देखें, निर्माण की बात तो बहुत बात की बात, लेकिन जब सृष्टि की उत्पत्ति की ही बात हम देखते हैं तो सृष्टि का जिस तरह से वहां पे सृजन हुआ और जैसे जैसे प्राणी जगत की एक पूरा एक विस्तार हुआ, तो सभी के निवास की कल्पना और व्यवस्था जो थी वो वास्तु, सभी को रहने के लिए आश्रय जो है वो वास्तु, सभी के रहने का जो एक स्थान है वो वास्तु। ये इतना तो वास्तु का शब्द का अर्थ है। जी और उसके डॉक्टर। बाद जैसे बात आती है कि अब इसमें जो वास्तु है तो वास्तु के साथ वास्तु शास्त्र की जो हम कल्पना कर रहे हैं, अब ये वास्तु तो सिर्फ यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि अर्थ स्थान को लेकर के हम वास्तु की बात कर रहे हैं, स्थान चयन के निवास स्थान की बात की। लेकिन जो वास्तु शास्त्र जब शब्द इसमें जुड़ जाता है तो शास्त्र हमें निर्देश देता है, शास्त्र हमें आदेश देता है, शास्त्र हमें आदेश देता है उन नियमों का पालन करने के लिए, उन सिद्धांतों का पालन करने के लिए। अब ये कौन से सिद्धांत होंगे, कौन से नियम हैं? तो ये आप वैदिक संस्कृति को आप कभी भी उसको भूल नहीं सकते। किसी भी विषय के ऊपर जब आप चर्चा करेंगे तो आपको वेदों को और वैदिक संस्कृति को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि जब हम वैदिक कल्पना करते हैं, वैदिक जो संस्कृति की बात करते हैं, तो मुख्य हम जानते हैं कि ये जो हमारा वास्तु शास्त्र है ये ज्योतिष के संहिता स्कंध में आता है। अब ये ज्योतिष है तो ज्योतिष एक वेद का एक अंग है। ज्योतिष को वेद के मुख्य 6 अंगों में से एक मुख्य प्रधान अंग कहा गया है और इसको चक्षु नेत्र की संज्ञा भी दी गई। लेकिन साथ ही इसमें जब ज्योतिष के भेद उपभेद से हम इसके 3 भेद देखते हैं, जिसमें सिद्धांत स्कंध है, संहिता है, होरा। अब सिद्धांत और होरा को हम छोड़ दें क्योंकि अभी हम संहिता संबंध के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि वास्तु का जो यहाँ पे संदर्भ लिया गया है वो संहिता स्कंध से ही लिया गया। अब वास्तु को संहिता स्कंध में लिया और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो स्थापत्य वेद। अब एक तरफ जो वास्तु शास्त्र और स्थापत्य, मतलब ये दोनों एक समान रूप से गति कर रहे हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक काल। अब उसमें वास्तु शास्त्र में क्या है, स्थापत्य में क्या है, तो वहां पे कहा कि जितना भी आगे जब वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की बात आती है, जिसमें निर्माण आदि की बात आती है, तो निर्माण संबंधी जितना भी कार्य है वो वास्तु शास्त्र के अनुरूप होना चाहिए। साथ में स्थापत्य, साथ में उसकी स्थापना, उसका स्थापन कैसे करना है, आप स्थान देख लिए, आप नियमों को जान लिए, आप सिद्धांत को जान लिए, लेकिन उसकी स्थापना का क्रम क्या हो, तो इसका निर्देश भी हमें वेद करते हैं। और जब हम आगे चलते हैं तो इसको ज्योतिष का ही एक अंग मानते हुए, अब ज्योतिष और वास्तु में दोनों में एक चीज हम और देखते हैं, इन दोनों में अंग अंगी संबंध, इनको हम अलग नहीं कर सकते। इनको हम यदि अलग करते हैं तो इसकी एक जो वास्तविक इसका जो स्वरूप है वास्तु का, वो हम किसी भी पटल पे उसको दिखा नहीं सकते। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब हम ज्योतिष और वास्तु की बात करते हैं तो उसमें 3, जैसे हम वास्तु को हम त्रिकोण भी कह सकते हैं। अब वो त्रिकोण किसका है, तो एक दिग है, एक देश है और एक काल है, एक दिशा है, एक स्थान है और एक समय है। अब वास्तु की जितनी भी परिकल्पना होती है, जितना भी हम कुछ भी निर्माण करते हैं, तो वो हम इन तीनों के अंदर ही करते हैं। मतलब इन तीनों को परिशीलन करते हुए ही हम उस वास्तु का निर्माण करते हैं, वास्तु का न्यास करते हैं, चाहे वो आपका कोई भी वास्तु हो। जैसे वास्तु के मुख्य 4 भेद बताए गए हैं, भूमि, प्रासाद, यानानि, शयनम च चतुर्विधम्। भूरेव मुख्य वास्तु स्यात् तत्र जातानि, यानी ये मयमतम एक ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है वास्तुशास्त्र का। उसमें इसमें 4 प्रकार के वास्तु बताए गए, तो जिसमें आपका भूमि है, वो भी एक वास्तु है। आपका आवास की आप कल्पना करते हैं, वो भी एक वास्तु है। आप जैसे यान की बात आती है, तो जितना भी आज हम यान संबंधी हम अपना मोटर बाइक इत्यादि वाहन इत्यादि सब देखते हैं, उसमें पुरातन काल में रथ इत्यादि का निर्माण भी होता था।
तो अब उसमें उसी में वहां पे रथ के साथ बात करें तो गज वो वाजी नाम अपनी उनके लिए जो निर्माण कार्य करते हैं वो भी एक वास्तु की संज्ञा है। मतलब हाथियों को रखने का स्थान, अश्वों को रखने का स्थान, तो ये सब पूरा एक वास्तु का ही स्वरूप। तो इसके स्वरूप को ही देखें तो एक बहुत विस्तृत स्वरूप है। आगे इसके निर्माण की बात आती है तो अब कुछ बहुत सारे इसके सिद्धांत हैं, बहुत सारे इसके नियम हैं, लेकिन जब हम इसके प्रारंभिक रूप को देखते हैं तो थोड़ा हम जैसे हम सृष्टि उत्पत्ति की परिकल्पना देखते हैं। आज आधुनिक विज्ञान की बात करें तो आधुनिक विज्ञान में एक विस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जो सिद्धांत प्रसिद्ध है, तो उसमें हम देखते हैं कि एक जो भी वहां पे विस्फोट होता है, एक अंतरिक्ष कहें या फिर एक स्थान ही उसको कहें, क्योंकि स्थान कहना उचित होगा वास्तु की दृष्टि से। तो वहां पे जो हिरण्यगर्भ भूत से जाता पतिरी काशी, इस ये जो हिरण्यगर्भ वहां पे हिरण्यगर्भ है तो एक सोने का इंडियन भी विस्फोट होता है और वो विस्फोट के इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है कि वो ब्रह्मांड आज समस्त जितने ग्रह नक्षत्र पिंड इत्यादि हैं वो वहां से उत्पन्न। अब आगे ग्रह पिंड है, नक्षत्र हैं या पृथ्वी, तो सभी में वो पुनः विद्यमान रहेंगे जो उस पिंड में थे। तो उस पिंड से यहाँ के पृथ्वी के एक पिंड, पृथ्वी को भी एक पिंड मान लिया जाए, मतलब पृथ्वी को भी एक स्थान मान लिया जाए। पृथ्वी के ऊपर भी हम वास्तु की कल्पना करते हैं, क्योंकि भूमि को एक वास्तु का ही स्वरूप माने हैं, पृथ्वी को वास्तु का स्वरूप माने हैं, तो उसका एक अलग एक वो अलग सीमा, उसका एक अलग स्थान होगा जिसको हम ब्रह्मांड वास्तु भी कह सकते हैं या सौरमंडल वास्तु, या फिर हमारा जैसे 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 हम सूक्ष्म या स्थूल से और या थोड़े से सूक्ष्म की ओर जाते तो हर जगह आपको एक वास्तु के समान नियम, समान सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी चर्चा हम आगे भी कभी करेंगे। जी डॉक्टर विजय कुमार जी, यदि वास्तु शास्त्र के विषय में हम कल्पना करें, कई बार निर्माण के कार्यों में यदि वास्तु का ज्ञान है तो निर्माण कार्य पहले ही वास्तु के अनुसार कर लिए जाते हैं, लेकिन यदि निर्माण कार्य पूरा हो गया हो और वास्तु के अनुसार ना हुआ हो तो क्या उसके बावजूद भी कोई ऐसा उपाय है जिससे वास्तु शास्त्र के अनुसार होने वाले फायदों को प्राप्त किया जा सकता है? आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी। देखिए राजेश जी, अभी जैसे इस क्रम में अभी हम थोड़ा वैदिक काल से अभी हम चल रहे हैं, तो इसमें निर्माण कार्य तो हमारा बहुत बाद का समय है और प्रायः यही एक स्तर रहता है हर आज समाज में। हम देखें तो वास्तु का तो बस एक घर का निर्माण करना, मतलब जब भी हम वास्तु शब्द समाज में उच्चारण ही करते हैं या बात करते हैं तो हमें सिर्फ घर का एक आवास का ही इसमें एक परिकल्पना होती है कि वास्तु शब्द मतलब सिर्फ घर, लेकिन नहीं, वास्तु सिर्फ एक आवास के लिए ही नहीं, हाँ एक अर्थ में आवास के लिए है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे उसके विषय हैं, लेकिन हम उसके आवास के बारे में ही यदि चर्चा करें तो आवास के बारे में ही निर्माण से पूर्व हमारे बहुत सारे ऐसे उसके स्तर रहते हैं, बहुत सारे उसके सोपान हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ता है। बहुत सारे जैसे भूमि चयन की बात आती है, सबसे पहले हमें भूमि चयन करना, तो भूमि चयन की भी अनेक विधियां हैं। आप आज जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, आज सॉइल टेस्टिंग का उसमें लैब में जाकर के प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे जो वास्तु ग्रंथ हैं उनमें एक नहीं कम से कम 5 से 7 8 विधियों का उसमें वर्णन किया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विधि है तो उसमें एक ही स्तर है या एक ही निष्कर्ष उसमें मिलेगा। उसमें आपको रंग के अनुसार भूमि का चयन आप कर सकते हैं, आप स्वाद के अनुसार भूमि का चयन कर सकते हैं, आप उसमें उसके ढलान कैसा है, उसका प्लब कैसा है, उसके अनुसार भूमि का चयन कर सकते हैं। अब इसमें ये आता है कि स्वाद से कैसे पता चलेगा, स्वाद से भूमि चयन कैसे होगा, ये कुछ अटपटा सा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने जो 5 भौतिक तत्वों, 5 भौतिक तत्व जो है जैसे पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो प्रत्येक तत्व जो है ये तो मतलब निश्चित है कि जो सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि अंत
और सृष्टि के बाद भी आप जो 5 भौतिक है वो जो तत्व है वो उनका अस्तित्व सदैव बना रहता है। अब उसमें जैसे पृथ्वी तत्व की बात हम करते हैं तो उसमें 5 गुण, ठीक है, शब्द स्पर्श रूप, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, गंध है, और इसी के साथ जैसे 5 तत्व उसमें, ठीक है। पृथ्वी है तो जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। आकाश में एक तत्व रहता है शब्द का, वायु में आपके 2 तत्व रहते हैं, आपका पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि में आपके 3 रहेंगे, 3, और आपके जल 4 और पृथ्वी में 5 तत्व ये रहते हैं। अब ये जो 5 तत्वों और 5 ये भौतिक तत्वों को हम वास्तव में सम्मिलित करते हैं, मतलब उसके उनके अनुसार जब हम देखते हैं तो ये तो हमें स्पष्ट ही हो रहा है कि इनकी जो प्रधानता है हमारे लिए क्या है। चाहे आप एक घर की ही बात क्यों ना करें, अपने आसपास हम वातावरण देखते हैं, ये सीधे सीधे हमारे पर्यावरण के साथ होते हैं, हमें वो स्थान चयन में इनकी भूमिका रहती है। और इसी के साथ जैसे प्राकृतिक शक्तियों की बात आती है, सौर शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, गुरुत्व शक्ति, गुरुत्व शक्ति का इसमें बहुत अधिक महत्व। ये तो सिर्फ स्थान चयन की बातें हैं। अभी स्थान चयन में सबसे पहले जब हम भूमि की बात, तो इनमें जो गुण रहे, मतलब आपके जो 5 भौतिक तत्वों में जो उनके जो गुण हैं, तो निश्चित तौर पे वो हमारे जो भूखंड है हम जो निश्चित किए हैं निर्माण के लिए, उसमें भी वो रहेंगे। अब वो किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक उस तरह से हो सकता है जैसे एक विद्युत का तार पकड़ने पर हम उस करंट का अनुभव करते हैं, मतलब वो दिखता नहीं है, हम सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये प्रभावित कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, तो ये हमें पता है कि हमारा जो पिंड है, मतलब भूखंड को भी हम एक पिंड के स्वरूप में ग्रहण किए हैं वास्तु, और उसको उस पिंड के साथ इस पिंड का तारतम्य बने, उसका समायोजन हो, प्रबंधन हो, यही वास्तु हमें सिखाता है। तो एक परिभाषा में कहें तो पूरे पंच तत्वों का समायोजन वास्तु है। इसके जो सिद्धांत हैं, इन पंच तत्वों के साथ इन शरीर के जो ये हमारे जो पिंड हैं, जो उस पिंड के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं, जो पिंड हैं, उनके साथ समायोजन किस तरह से हो, किस तरह से हो सकता है, और किस तरह से नहीं करने पर उसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, इन सब की बात वास्तु शास्त्र करता है। तो भूमि चयन के बाद उसमें भी, भूमि चयन में भी आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक छोटा सा क्रम है भूचयन का विचार करना। भूमि चयन तो जैसे 4 वर्णों के ऊपर आधारित हुआ, उसके बाद काम हमें करना है, उसमें तो भूचयन का विचार किया जाए। उसमें ये कल्पना है, एक परिकल्पना है कि भूमि भी शयन करती है, और सुप्त भूमि में निर्माण कार्य करना वो श्रेयस्कर नहीं होता। तो वहां भी विधियां बताई गई हैं सूर्य के और चंद्र के नक्षत्र के अनुसार। सूर्य चंद्र के उनको आधार मानते हैं, मतलब कहीं भी हम ग्रहों से वहां पे पीछे नहीं हटते। और उसमें जो दोष उत्पन्न होते हैं, तो दोष उत्पन्न निर्माण कार्य के बाद यदि उत्पन्न हो रहे हैं, तो पहले तो वास्तुशास्त्र यही कहता है कि जहां पे आपका मन संतुष्ट हो, पहले तो वही आप निवास करें। संतो मनसा चक्षुषो यत्र संतोषो जायते, कि जहां पे आपका मन और चक्षु जिस स्थान पे जाकर के संतुष्ट हो जाते हैं, तो वहां पे आप बिल्कुल निवास कर सकते हैं। वहां पे यदि कोई दोष नहीं है तो कोई गौण मात्र हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप भवन बना दिए और भवन के बनाने के बाद भी यदि वो दोष है, तो सबसे पहले बात यही है, यदि हम वास्तुशास्त्र को उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसके बिल्कुल सैद्धांतिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो पहली बात ये कि वहां पे इस तरह का दोष उत्पन्न नहीं होता। लेकिन निर्माण कार्य करते समय बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निर्माण कार्य करते समय दोष, छोटे मोटे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें भी 2 प्रकार के दोष उसमें बताए हैं प्रासाद मंडन ग्रंथ में, भिन्न और अभिन्न दोष। यदि आपके जो भिन्न दोष हैं, तो वो आपके देवालय इत्यादि में उनका आप उनका विचार नहीं करते, लेकिन आवास के लिए आपको करना पड़ता है।
मतलब उस दोष को समझने के लिए हमें उस संरचना को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उस एक निश्चित स्थान की बात कर रहे हैं जो हमारे पास है, हमारा अपना भूखंड है। हम पूरी पृथ्वी को यदि वास्तु मान रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो एक परिकल्पना है, लेकिन फिर भी हमारा एक निश्चित स्थान तो है। क्यों? क्योंकि हमें स्थायी मनुष्य मनुष्य जो है स्थायित्व के लिए ही वास्तु का कल्पना करता है। धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए ही वास्तु की घर की कल्पना करता है। और जितने भी श्रौत स्मार्त कर्म हैं उनकी सिद्धि के लिए ही वास्तु की कल्पना करता है, घर की कल्पना करता है। तो वो तमाम सिद्धि उसको प्राप्त हो, उसके लिए वह चाहता है कि उसका जो वास्तु है वो एक सुनिश्चित वास्तु है। और सुनिश्चित वास्तु निर्माण के लिए उसके सबसे पहले विचार करते हैं वहां के जो देवता हैं, वहां के जो स्थान वास्तु के जो देवता हैं, अब वो वास्तु के देवता कहाँ से है? तो इसका संबंध फिर वास्तु पुरुष की उत्पत्ति से होता है। पहले वास्तु वास्तुशास्त्र और फिर वास्तु पुरुष का वहां पे समावेश किया जाता है उस भूखंड के ऊपर। अब वास्तु पुरुष क्या है? तो एक छोटे सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस प्रकार जैसे हम पांच भौतिक तत्वों की बात करें, तो इतना पता है कि हमारा जो स्थूल शरीर है वो पांच भौतिक तत्वों से निर्मित है। लेकिन उसमें जो प्राण है, उसमें जो आत्म तत्व है, वो उसका निर्माण हम नहीं कर सकते। वो वो एक ईश्वरीय शक्ति है, वो आत्म तत्व है। तो इस प्रकार उस भूखंड को भी जिस प्रकार ये चैतन्य है, इसके अंदर जो पुरुष है, ये वही पुरुष इस शरीर को चैतन्य कर रहा है। तो वो भूखंड भी चैतन्य होगा यदि उसके अंदर वास्तु पुरुष होंगे। और वास्तु पुरुष होने का मतलब है, अब ये इसकी उत्पत्ति जो है, तो कहे कि जब मत्स्य पुराण में एक कथा आती है कि त्रेता और सतयुग के संधि काल में एक विशालकाय दैत्य उत्पन्न होता है, पूरे तीनों भुवनों को वो ग्रसित कर लेता है, इतना विशालकाय शरीर वाला। और ग्रसित करने के साथ साथ वो उनको खाने के लिए उद्युक्त हो जाता है। तो इस दृश्य को देख करके सभी देवता लोग जो है वो डर जाते हैं और इंद्र सहित को ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपनी व्यथा कहते हैं। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि आप उस दैत्य को, सभी देवता लोग उसको पकड़ करके भूमि में अधोमुख उसको गाड़। अब अधोमुख उसको गाड़ने की जो बात है, तो वहीं से उस दैत्य को पकड़ करके जब भूमि के अंदर वो अधोमुख उसको रख देते हैं, गाड़ देते हैं, तो ब्रह्मणः तम वास्तु पुरुषम ब्रह्मणः कल्पितवान् स्वयं। तो उसी पुरुष को ब्रह्मा जो है वास्तु पुरुष की संज्ञा देते हैं। मतलब उससे पहले वो दैत्य था, फिर वास्तु पुरुष। अब उसके लिए भी एक शर्त हुई कि जब भी उसमें कोई निर्माण कार्य होगा इस भूमि के ऊपर, तो वो सब तुम्हारे ऊपर, मतलब वो अधोमुख है तो उसकी पीठ पे ही सारा निर्माण होगा। तो जब भी कोई निर्माण करेगा तो सबसे पहले तुम्हारा पूजन करेगा, और पूजन में तुम्हें मांस उड़द दधि इत्यादि से बलि देकर के संतुष्ट किया जाए। और जो कोई व्यक्ति बलि दे करके, मतलब जो भी उसके जो भक्ष्य भोज्य पदार्थ है वो अर्पण नहीं करता है, तो बोल रहे हैं कि वो गृह स्वामी का तुम भक्षण कर ले। तो इस तरह की जो कल्पना है, मतलब हम हर चीज को एक आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, हम हर चीज को एक सांस्कृतिक दृष्टि से देख रहे हैं, हम हर चीज को एक पारंपरिक दृष्टि से देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है कुछ हमें परंपराओं से मिलती है। अब इसमें जो निर्माण की बात आती है, वास्तु पुरुष की बात जब हम उसमें देखते हैं कि वो वास्तु पुरुष क्या कर रहा है, वो वास्तु पुरुष उस भूखंड को चैतन्य कर रहा है। कैसे कर रहा है इसको भी थोड़ा हम बताते हैं कि जैसे उसमें वास्तु पुरुष को जो पकड़े हुए, मतलब अब वो तो देखे थे, अब जो पकड़े हुए हैं वो सब क्या है, वो देवता। वो 45 देवताओं का वहां पे स्थापन किया जाता है, वो सब देवता। अब वो देवता क्या है, उस शक्ति को, जिसको हम यहाँ पे थोड़ा देखना चाहें तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हम इसमें देख सकते हैं। मतलब जैसे वो पूरे सृष्टि को नष्ट करने के लिए वो जो पैदा हुआ था, उसको देवता लोगों ने अपनी शक्ति से उसको बांध लिया। तो वहां पे सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब दोनों चीजें वहां पे हमें मिल रही है उस भूखंड के अंदर। अब मतलब सकारात्मक है नकारात्मक है, तो दोनों तरह के प्रभाव हमारे
हमें उस भूखंड से, उस वास्तु से मिलेंगे, स्वाभाविक सी बात। लेकिन वहां पे बोला कि जो आप 45 देवताओं का आराधन किए हैं, 45 देवताओं का जो स्थापन किए हैं, तो उनको भी वर्गीकृत किया जाता है, उनके लिए भी स्थान बांट दिया जाता है। तो अब जैसे उसमें देवालय वास्तु की बात करें या राजप्रसाद की बात करें या फिर आवासीय की बात करें, तो उस कोई भी भूखंड है उसका जितना भी माप परिमाप है उसके हम क्या करते हैं, 81 भाग कर दिए जाते हैं, और उसी को एकाशीति पद वास्तु बोलते हैं। और उसकी एक संज्ञा दी गई है परमशायिक, उसको मयमतम में परमशायिक पद वास्तु के नाम से जानते हैं। तो 81 भाग जो कर देते हैं तो प्रत्येक देवता को कुछ कुछ स्थान उस भूखंड में मिल जाता है। अब उस स्थान में जो निर्माण करना है तो हम उस देवता के अनुरूप करते हैं। तो यहाँ पे दो भूखंड में दो चीजें होंगी, एक देवता का स्थान, वास्तु पुरुष का स्थान, और उसके बाद जो हम शुरुआत में बात किए थे दिशा। अब दिशा का महत्व इसमें क्या है ये हमें देखो, जितना भी आपने जो प्रश्न किया कि कौन सा कक्ष, कौन सी चीज हमें कहाँ होनी चाहिए, तो बिल्कुल अब दिशा के साथ तो कैसे देखेंगे, तो दिशा की जब बात आती है तो इसमें जो वास्तु पुरुष का जो स्थापन है, तो कहते हैं कि वो ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर, ईशान कोण में सिर है, और उसकी दोनों भुजाएं जो हैं वो आग्नेय और उसके पूर्व और उत्तर, और उसके चरण जो है नैऋत्य में। जी अब आदरणीय उसके विजय कुमार जी, क्योंकि इस आपकी कार्यक्रम आवाज कम आ रही है राजेश जी। आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी, इस कार्यक्रम को ग्रामीण अंचल के लोग प्राय देखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो कोण की बात आपने की इसको थोड़ा और खोल करके बताएं कि ईशान कोण और नैऋत्य कोण, ये इन कोणों का थोड़ा जिक्र करें कि कौन कौन सी दिशा में कौन सा कोण होता है, बड़ा अच्छा रहेगा डॉक्टर विजय कुमार। हाँ, इसमें जैसे वास्तु में मुख्य 8 स्थान की ही बात करेंगे, जैसे 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, ये जो कोण है इनको विदिशा कहते हैं। तो 4 दिशाएं हम जानते ही हैं, जैसे पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है और उत्तर है। अब पूर्व और आग्नेय के बीच में, पूर्व और दक्षिण के बीच में, पूर्व मैंने ईस्ट और दक्षिण मैंने साउथ, तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो कोण होगा वो आपका आग्नेय कोण, उसको हम आग्नेय कोण। फिर दूसरा दक्षिण से पश्चिम के मध्य में आपका नैऋत्य कोण होता है, पश्चिम से उत्तर के बीच में आपका वायव्य कोण होता है, और उत्तर से पूर्व के बीच में आपका ईशान कोण। अब ये कोण जो है इसको तो अब विदिशा के अनुसार हम एक आधार उसको बांट दिए, अब इसको डिग्री के आधार पर भी हम बांट सकते हैं, क्योंकि डिग्री का बड़ा आज हम देखते हैं कि कहीं भी वास्तु की बात आती है तो उसमें कंपास सूचक यंत्र जो है वो लगा करके वहां कितना डिग्री, कितना क्या होना चाहिए सब, तो इसको भी थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। क्योंकि ये जो वास्तु की कल्पना हम करते हैं उसमें जब उत्तर दिशा को 0 डिग्री से लेते हुए जब हम 90 डिग्री का, वहां से उत्तर दिशा से 90 डिग्री पर ठीक आपकी पूर्व दिशा, उत्तर से 180 पर ठीक आपकी दक्षिण दिशा, और उत्तर से आपके 270 डिग्री पर पश्चिम, और फिर अपना 360 पे वो उत्तर दिशा में आपकी मिल जाएगी। अब इसमें 45 डिग्री के अंतर पर जो कोण कटेंगे वो आपके 4 कोण होते हैं, उत्तर से आगे जैसे ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। अब इन कोणों के बाद बात आती है, जैसे दिशा की बात होगी, अब दिशा के बाद आते हैं आपके 3। अब इन दिशाओं के लिए एक अधिष्ठाता देवता, प्रत्येक दिशा का क्षेत्र स्थान जो है, मतलब देवताओं को स्थान भी वहां पे दिया गया है कि उसको उस दिशा पे किस देवता का अधिपत्य रहेगा, और जिस देवता का अधिपत्य रहेगा वैसा ही निर्माण आप वो वहां पे वास्तु शास्त्र जो है करने का आदेश देता है। जैसे पूर्व दिशा को इंद्र जो देवता हैं, पूर्व दिशा के जो देवता है वो इंद्र, अग्नि के अग्नि देवता हैं, दक्षिण के यम है, नैऋत्य के आपके नैऋत्य देवता है, पश्चिम के आपके वरुण देवता है, वायव्य के आपके वायु देवता है, उत्तर के आपके कुबेर देवता है, और ईशान के जो है वो साक्षात भगवान शिव। अब यहाँ देवता के साथ साथ एक एक ग्रह भी उनके अधिपति होते, मतलब शुरुआत में हम वास्तु पुरुष के बाद हम आते हैं वहां पे उनके पदिक देवताओं के ऊपर, और उसके बाद आए हम दिशा, विदिशा,
और देवता अब आते हैं ग्रहों के, मतलब प्रत्येक दिशा पे किस ग्रह का प्रभाव है। तो जैसे उसमें संदर्भ आता है रवि से पूजराहु यमेंद्र सौम्य बागपत्य, कि पूर्व दिशा में रवि का, रवि यानी सूर्य, उसके बाद अग्नि दिशा में शुक्र, दक्षिण दिशा में कुज यानी मंगल, आपके नैऋत्य में राहु का, आपके पश्चिम में राहु और शनि का, और उसके बाद वायव्य में आते हैं तो चंद्रमा का, और चंद्रमा के साथ उत्तर दिशा में आपका बुध का, और ईशान दिशा में बृहस्पति जो है वो उसके अधिष्ठाता ग्रह है, उसके अधिपति ग्रह। अब इन ग्रहों से और इन देवताओं से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि कौन सी चीज हमें कहाँ ले जाना उचित है, कैसे। जैसे बात करें ईशान कोण, वो आपने थोड़ा स्पष्ट करने के लिए कहा था, तो ईशान कोण की ही बात आज करते हैं। और सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि ईशान कोण जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल कोण है वास्तुशास्त्र। अब वो पावरफुल किस दृष्टि से है कि उसके अधिष्ठाता देवता है शिव, उसके अधिष्ठाता जो अधिपति ग्रह हैं वो है बृहस्पति। अब वो बृहस्पति किसके कारक हैं, ज्योतिष में भी उनको ज्ञान का कारक माना जाता है, और गुरु तो गुरु है, मतलब गुरु का जो स्थान है वही स्थान जो है वहां पे बृहस्पति का वास्तुशास्त्र में इस दिशा में भी है। और जो शिव है तो शिव साक्षात उनकी तो महिमा अलग ही है, और इसी कारण वहां पे देव स्थान रखने की बात आती है। गुरु जो है वो आध्यात्मिक ग्रह, गुरु हमें अध्यात्म सिखाता है। गुरु जो है वो हमारी जो आध्यात्मिक जो एक शक्ति है उसको जागृत करता है। बृहस्पति ज्ञान विकास सूचक, तो वहां पे अग्नि कोण में आपको पूजन कक्ष करना है। अब इस पे चर्चा चल रही है तो हम इसके कक्ष विन्यास की बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कौन सा कक्ष कहाँ होना चाहिए। बहुत सारे इस तरह के जो प्रासंगिक प्रश्न हो सकते हैं, और आशा करता हूँ कि श्रोताओं के लिए थोड़ा लाभकारी हो। देखिए वास्तुशास्त्र में जो हम कक्ष का विन्यास करते हैं तो पहले 16 कक्षों की बात आती है, जो हम अपने शास्त्रीय चिंतन जो हम करते हैं शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर हमें 16 कक्ष प्राप्त होते हैं कि पूर्वस्याम श्री गृहं प्रोक्तम अज्ञाम महानसम, इस तरह से आगे कि पूर्व में आपको क्या क्या करना है। पूर्व में श्री गृह बना सकते हैं, स्नान घर बना सकते हैं, शौचालय की बात नहीं आई है, लेकिन स्नान घर आप पूर्व में बना सकते हैं। उसके बाद आग्नेय में आपको रसोई घर बना सकते हैं। दक्षिण में आप जो गृह स्वामी का, जिसको मास्टर बेडरूम भी कहते हैं, जो गृह स्वामी है घर में ज्येष्ठ है, उनका शयन कक्ष आप दक्षिण में बनाएं। इसी तरह से पश्चिम में आप भोजनशाला का निर्माण कर सकते हैं। भोजनशाला में भोजन करने का स्थान, भोजन बनाने का अग्नि में ही रहेगा, भोजन करने का अलग से स्थान बताया। इसी के साथ आगे उत्तर दिशा में जाते हैं, वहां पे कोष रखने की बात आती है। कोष भी कैसा हो, तो धन बहुत तरह का धन रहता है। जैसे एक तो होता है कि जैसे हम आभूषण इत्यादि है उसको रखने की बात वहां पे आई है, द्रव्य रखने की बात वहां पे आई है। अब इसके कोणों की बात करें तो कोणों में हम वायव्य कोण में आप रोदन गृह का बना सकते हैं। अतिथि कक्ष के साथ ही वायव्य कोण में ठीक बिल्कुल अतिथि कक्ष का निर्माण भी कर सकते हैं। ये तो वो कक्ष है जो कल्पित, मतलब जिनकी कल्पना की गई है, जो 16 कक्ष विन्यास में जिनका संदर्भ आता है। अब नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अध्ययन कक्ष की भी बात आती है कि उसमें अध्ययन कक्ष आपको बनाना चाहिए। हाँ, शौचालय की बात आती है तो उसने कहा कि आप दक्षिण और नैऋत्य के बीच में, मतलब आप साउथ और वेस्ट के बीच में जो आपका कोना है उस कोने से भी थोड़ा ऊपर, मतलब साउथ और उस कोने नैऋत्य कोण से और दक्षिण कोण के मध्य में आपको नैऋत्य पुरुषत्याग मंदिरम, मतलब इस तरह से एक संदर्भ आता है। तो वहां पे आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। ईशान कोण में औषधि गृह आप बना सकते हैं। ईशान कोण और उत्तर के बीच में, पूर्व और ईशान कोण के बीच में आप भंडार कक्ष बना सकते हैं। आप भंडार कक्ष इसमें उसी के बीच में किस चीज का भंडार करना है, तो इस पर थोड़ी दृष्टि करते हैं कि आप जो भी स्थापना हम करेंगे तो सदैव पूर्व उत्तर और ईशान कोण को आप हल्का रखेंगे। जितना भी भारी निर्माण होगा
वो आपको दक्षिण पश्चिम नैऋत्य इत्यादि कोण में ही आपको करना है। वास्तु की दृष्टि के अनुसार आपको सदैव पूर्व उत्तर जो है और ईशान जो है वो खुला होना चाहिए, और आवश्यकता हो तो उस दक्षिण भाग को सदैव बंद ही रखें, पश्चिम भाग को सदैव बंद रखें। इस तरह से आप वहां पे 16 कक्षों का जो विन्यास है वो वहां पे कर सकते हैं। जी, डॉक्टर विजय कुमार जी, अग्रिम प्रश्न रहेगा कि किस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि वास्तु के नकारात्मक प्रभाव किसी गृहस्थी पर पड़ रहे हैं, और मोटे तौर पर मैं कहूंगा कि बहुत स्थूल रूप से मोटी मोटी वो बातें बताएं जो प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए, जिनके करने से कुछ अनर्थ हो सकता है, घर में अशांति बनी रहती है। मोटी मोटी वो बातें अवश्य बताएं जो एक मकान के विषय में भी, दुकान के विषय में भी, और कहीं तो भूमि के विषय में भी, जो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम उनकी तो जानकारी होनी चाहिए, उनको तो सही करना चाहिए। वो तमाम बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं, आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी। इसमें जब दोष की बात आती है तो सबसे पहले हम थोड़ा भूमि दोष से ही इसको चलते हैं। भूमि सर्वप्रथम जो दोषों का भी एक चरण है, मतलब आप भूमि संबंधी दोष है, भूखंड संबंधी दोष है, आपका निर्माण संबंधी दोष है, या निर्माण के बाद उत्पन्न होने वाले दोष। क्योंकि देखिए प्रायः जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो 1, 2, 3 वर्ष तक तो हम उसका ज्यादा प्रभाव हमें देखने में नहीं आता, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय निकलता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव जो है वहां पे वो हम देखना उसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम भूमि दोष की बात करते हैं। भूमि दोष में जैसे भूखंडों की बात आती है कि आपका भूखंड कैसा होना चाहिए, तो वास्तुशास्त्र में आवास के लिए वर्गाकार आयताकार ये भूखंड जो है सर्वश्रेष्ठ है। अब बोल रहे हैं कि वर्गाकार आयताकार हो तब ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी वास्तु का कोई कोना जो है वो किसी दिशा में अधिक होता है, किसी दिशा में कम होता है। तो बोल रहे हैं कि कोना हो तो वो तो एक दोष कारक है, लेकिन यदि वो कोना जो है वो ईशान कोण की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है, या पूर्व दिशा की तरफ, तब उसमें दोष नहीं है। अन्य दिशा में यदि वो कोण जो है घर का कोई कोना अधिक है तो वो आपके लिए मतलब उस दिशा के प्रभाव से वो कष्टकर हो सकता है। अब वो कष्टकर कैसे है, इसका भी कारण क्यों, जैसे वहां पे जो भूमि के जो प्लव के आधार पे, भूमि के जो झुकाव है उसके आधार पे वहां पे 8 वीथियां बनती हैं। वीथियों का अर्थ कहें तो मतलब 8 दिशाओं से हमें 8 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अब कौन सी दिशा से किस फल की प्राप्ति होगी, तो बोल रहे हैं कि श्रियम दाहम तथा मृत्यु, जैसे पूर्व से श्री की उत्पत्ति मतलब श्री की वृद्धि होगी, श्री में मान यश की वृद्धि होगी। हमारे अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे उस दिशा का कारक जो सूर्य है, तो वो दिशा बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। अब एक सामान्य सा प्रश्न आता है कि आप तो वहां पे स्नानागार की बात कर दी, वहां तो जल की बात होगी, जल हो जाएगा। अब जल होगा तो वहां पे जो सूर्य तो अग्नि कारक है, लेकिन ऐसा नहीं, वहां पे उसका एक जो कल्पना रही है, क्योंकि देखिए इसमें जब हम स्नान करते हैं तो स्नान के साथ साथ जो हम स्नान का जो सूर्य धूप स्नान जिसको बोल सकते हैं कि मतलब सूर्य की किरणें मतलब एक अबाध रूप से हमारे गृह के अंदर प्रवेश करें, हमारे शरीर के ऊपर वो अपना प्रभाव दें, और प्रातः काल में सूर्य किरणों का जो प्रभाव है वो तो सब जानते हैं। तो प्रातः काल में सूर्य की किरणों को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मतलब भूमि से संबंधित कोई दोष, यदि भूमि का झुकाव ये बहुत बड़ा दोष है और प्रायः इसको नकार दिया जाता है, लेकिन जो भूमि से संबंधित दोष है, भूमि के झुकाव से संबंधित दोष है, वो बहुत हद तक वो प्रभाव देता है। यदि आपका झुकाव पूर्व में है, उत्तर में है, ईशान में, तो पूर्व में बोल रहा है कि आपको श्री की वृद्धि होगी, मान यश की वृद्धि होगी, ईशान से आपको भक्ति, आपको ज्ञान, आपको जो भी उसके जो आध्यात्मिक जो विचार है उनकी वृद्धि होगी, उत्तर से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार वहां तो ठीक है, लेकिन यदि अग्नि में करते हैं तो बोला अग्नि श्रियम दाहम, यदि अग्नि कोण में भूमि झुकी हुई है तो वहां पे दाह की संभावना
वहां पे दाह होना, अग्नि भेय होना, घर में अग्नि का भेय होना। अभी इसमें घर में अग्नि भेय जरूरी नहीं कि घर में हो या घर के लिए हो, तो घर के स्वामियों में भी आपस में जो विचार विनिमय है वो कहीं ना कहीं टूट सकता है। उनमें भी मतलब एक क्रोध उत्पन्न हो सकता है, मतलब परस्पर उनमें भी एक जो संवाद हो या परस्पर जो उसका रहना हो आपस में, तो उसमें भी वो चीज देखी नहीं जाती जो होनी चाहिए। फिर दक्षिण में बोल रहा, दक्षिण के यदि झुकाव है तो वहां पे वो मृत्यु को देने वाला। अब मृत्यु देना है तो कहीं भी यहाँ पे मृत्यु ठीक है, लेकिन मृत्यु मृत्यु तुल्य कष्ट भी वहां पे हो सकता है। अब नैऋत्य में है तो नैऋत्य में बोल रहा वहां पे उसको भूत वीथी कहा। नैऋत्य क्यों? क्योंकि राहु जो है वो भूत प्रवृत्ति का एक ग्रह है, जो दिशा का स्वामी ग्रह है, तो उसको भूत वीथी कहा। तो बोल रहा है कि वहां भी बोल रहा है कि धन का उसमें नाश होता है, उसमें विद्या का नाश होता है। पश्चिम में है तो उसमें बोल रहा है कि पश्चिमी यदि झुकाव है तो उसमें संतति का नाश, पुत्र का नाश होता है, वंश का नाश होता है, वंश के लिए वो कष्टकारी होता है, संतान उत्पत्ति के लिए वो बाधा उत्पन्न करता है। इसी तरह से वायव्य है तो वायव्य में भी वो प्रवास करवाता है। उस स्थान में कई बार होता है कि कोई घर बना लिया, गृह प्रवेश कर लिया, लेकिन प्रवेश करने के बाद भी वहां पे उसको रहने का अवसर नहीं। तो इस तरह के जो मतलब जो प्रकरण है, इस तरह के कुछ शोधात्मक दृष्टि से भी हम उसको देख सकते हैं। तो ये एक भूमि दोष है। उसके बाद भूखंड की जो बात आती है तो भूखंड का कटा होना। अब भूखंड अभी एक आता है गौमुखी और सिंहमुखी की बात होती है। तो गौमुखी और सिंहमुखी क्या है? तो मतलब गौमुखी वह भूखंड जो सामने से कम चौड़ा हो और पीछे से वो अधिक चौड़ा हो, और जो सिंहमुखी होता है वो उसके विपरीत होता है, वो सामने से अधिक चौड़ा रहता है और पीछे जो है वो कम चौड़ा रहता है। तो इस तरह के भूखंड भी होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ करना है? तो वास्तुशास्त्र कहता है कि गोमुख दोनों शुभ है, लेकिन किसके लिए? गौमुखी जो भूखंड है उसका प्रयोग बताते हैं कि आप आवास के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सिंहमुखी है उसका व्यवसाय के लिए आपको प्रयोग करना है। आज व्यवसायिक वास्तु भी एक नया रूप लेकर के समाज में है। व्यवसायिक वास्तु भी बहुत तरह के नए आयामों को छू रहा है। लेकिन जब उसमें बात करें तो हमारे जैसे सम्रांगण सूत्रधार है, मयमत में है, तो इसमें नगर नियोजन और नगर वास्तु की बात आती है, तो उसी में सब आ जाता है, उसमें व्यवसाय भी आ जाता है। तो इस तरह के भूखंडों का यदि आपको चयन करना है तो बिल्कुल सोच समझ के करना है। दूसरा, भूखंड आपका चक्राकार नहीं, जैसे चक्र जो है वो चारों तरफ से थोड़ा कटा कटा रहता है, तो वैसा आपका भूखंड नहीं होना चाहिए। षट्काकार भूखंड मतलब गाड़ी के आकार का भूखंड नहीं होना चाहिए आपका। फालनाकार और ध्वजाकार, ध्वजाकार भूखंड भी मतलब ध्वज का जो आकार रहता है थोड़ा ऊपर से और नीचे एक लंबी उसकी पट्टी हो, इस तरह से भी भूखंड नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का सीधा है कि भूखंड आपका चौकोर होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए या आयताकार होना चाहिए। तो इसी तरह के भूखंडों का आपको चयन करना है। दूसरा, अब बात आती है निर्माण की। अब निर्माण के विषय में बात आती है तो उसमें देवताओं का जो स्थापना हम किए हैं, मयमत में एक बड़ी अच्छी चीज आई है कि उसमें जब हम शिलान्यास करते हैं तो उसमें गर्भ विन्यास करके एक अध्याय दिया है मयमत में। तो उस अध्याय में सीधा सीधा कहा है कि जो जो देवता का स्थान उसमें हम निर्धारण कर रहे हैं तो उनको आपको कुछ ना कुछ उनके जो द्रव्य बताए गए हैं ग्रंथ में वो आपको उनके लिए अर्पित करने हैं, वो शिलान्यास के समय। तो यदि इस तरह से हम प्रत्येक देवता मतलब जो 45 देवता हैं उनके लिए उनकी प्रिय चीज हम अर्पित कर देते हैं तब तो, और प्रिय चीज अर्पित करने से तो दुष्ट भी प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो फिर भी देवता है। तो निर्माण संबंधी ये दोष, यदि मतलब हम वहां पे क्या करते हैं कि समय की अल्पता के कारण या फिर थोड़ा आलस्य या ज्ञान ना होने के कारण, सबसे बड़ी मतलब जब हम आधुनिकता के उसमें चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो हम आध्यात्मिकता को थोड़ा पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज यदि हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो वास्तु की नहीं, वास्तु शास्त्र की बात होनी चाहिए, और शास्त्र हमें जो आदेश करेगा हमें उसका अनुसरण करना है। अब उसमें भी जो हम द्रव्य उसके लिए दे रहे हैं, देवताओं के निमित्त हम जो दे रहे हैं, तो निश्चय ही वहां पे जो निर्माण संबंधी दोष भी समाप्त होते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं द्वार स्थापन हम करते हैं, बहुत बड़ा विषय है द्वार स्थापन। तो द्वार स्थापन एक विस्तृत विषय है वास्तुशास्त्र में कि द्वार हमें कब स्थापित करना है और किन राशि वालों के लिए हमें किस दिशा में द्वार होना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रकरण है
और संभवतः बहुत सारे दोष इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम उसका द्वार हम सही नहीं दे रहे। उसके लिए एक बड़ा अच्छा संदर्भ आता है कि आप जो 81 पद की कल्पना कर रहे हैं, मतलब उस भूखंड के 81 भागों में उसको बांट रहे हैं, तो एक दिशा में 9 भाग होंगे, मतलब अब उसके एक दिशा में उसके बाहर के 9 भाग होंगे, तो उसके लिए बोल रहा है नवभागम गृहं कृत्वा पंचभागम तो दक्षिणे त्रिभागम उत्तरे कृत्वा शेषम द्वारम प्रकल्पे। मतलब आपको द्वार कैसे बनाना है इसका आदेश वहां पे किए कि आपको पूरा परिमाप ले लीजिए, आपका जो फ्रंट है कि उसके 5 भाग मतलब 9 भाग उसके कर दिए। मान लीजिए आपका एक उदाहरण ही देना चाहूंगा कि 27 फीट आपका फ्रंट है, 27 फीट फ्रंट है तो 5 भाग, तो 5 भाग उसके 9 भाग करेंगे तो 3 फीट का एक खंड उसमें बनेगा। अब 3 फीट का एक खंड बनता है तो 5 भाग दक्षिण से यानी हम दाएं हाथ से छोड़ देंगे, तो 15 फीट हमने दाएं हाथ से छोड़ दिए। अब 3 फीट भाग जो है यानी 3 या 9 हम उत्तर दिशा से छोड़ देंगे, तो 15 और 9 हो गया हमारा 24। अब जो 30 फीट बीच में बच रहा है उसी में हमें द्वार बनाना है, ये शास्त्र निर्देश है। अब उसमें चारों दिशाओं में द्वार की कल्पना है, मतलब जो चौथा पद होगा प्रत्येक दिशा में उसी में हमें द्वार बनाना है। अब कई बार बात आती है कि दक्षिण दिशा का द्वार, उसमें दक्षिण दिशा में आपने कैसे द्वार बना लिया, इस तरह की भ्रांति बहुत देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं। वास्तुशास्त्र चारों दिशाओं में द्वार की कल्पना करता है, चाहे वो हमारा आवास हो, राज प्रसाद हो, देव प्रसाद हो, देवालय का निर्माण हो, सभी में हम 4 प्रकार के द्वारों की कल्पना करते हैं। और दक्षिण की जहां बात आती है तो उसको तो विजय द्वार कहा गया, दक्षिण के द्वार को तो विजय द्वार कहा गया, मतलब उसमें हम यम के पद पे द्वार को ना बनाए, ये हमें ध्यान रखना। मतलब जो हमारे जैसे पद आते हैं ईशान को हम प्रारंभ करते हैं तो वहां पे जो देवताओं का स्थापना हम करते हैं, सिकी है, पर्जन्य है, इंद्र है, जयंत है, सूर्य है, विश्व है, तो इस प्रकार से जो हम देवताओं का स्थापन करते रहते हैं तो किसके पद में किसके देवता के ऊपर हमें द्वार को रखना है, तो वहां पे बोला पूर्व में हमें इंद्र के पद में द्वार को रखना है, तो ये एक निर्देश है बात। अब इससे आगे पीछे होगा तो निश्चय वहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ उत्पन्न। तो ये द्वार संबंधी जो दोष है प्रायः बहुत कम ये मतलब विचार किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा विषय है द्वार का। अब उसके बाद बात आती है निर्माण हो गया, सब हो गया, प्रवेश की बात आती है, प्रवेश हमें करना। तो प्रवेश के लिए सबसे पहले आदेश करते हैं कि आपकी लगन शुद्धि होनी चाहिए, आपको वहां पे ज्योतिष को देखना पड़ेगा, आपको ग्रह नक्षत्र का विचार करना पड़ेगा, आपको वार का विचार करना पड़ेगा। तो वहां पे स्पष्ट कहा कि आप भौमादि रिक्तमादि ने ये भौम रविवार में, भौमवार मंगलवार में, रविवार में आपको प्रवेश नहीं करना है, वास्तु संबंध कार्य नहीं करना है, वास्तु कार्य कोई भी नहीं करना है। आपको रिक्ता तिथि में, रिक्ता तिथियां होती हैं ज्योतिष में, जैसे चतुर्थी है, नवमी है, चतुर्दशी, इन तिथियों में भी आपको गृह प्रवेश नहीं करना। यदि इस तरह के बहुत सारे दोष, और मतलब यदि हम प्रारंभ से ही दोष को लेकर के चल रहे हैं तो बाद में जब प्रवेश के समय में दोषों का एक हमारे पास बहुत बड़ा भंडार होता है, और जैसे प्रवेश करते हैं तो निश्चय ही वो दोष जो है हमारे लिए दोष कारक ही होंगे, वो हमारे लिए अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन उपाय की यदि हम बात आती है कि बहुत सारे दोष उत्पन्न हो गए, उसमें उसका उपाय क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो उसके लिए बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यदि निर्माण संबंधी दोष, अब भूखंड दोष है या भूमि दोष है वो तो आपको देखना है वास्तु के अनुसार, लेकिन निर्माण संबंधी यदि दोष है तो सबसे पहले आप उस भूखंड को उस देवता के आप देखिए किस पद में, किस देवता के पद में दोष है, और उस देवता के निमित्त आप पूजन होम इत्यादि वहां पे कर सकते हैं और उसकी शांति कर सकते हैं। और वास्तु शास्त्र में कहीं भी तोड़ फोड़ की बात नहीं है कि आपको तोड़ करके ही उसका निर्माण करना है, लेकिन यदि दोष अधिक है, हाँ ब्रह्म स्थान यदि ब्रह्म स्थान में यदि आप कोई निर्माण कर दिए हैं, कोई आप स्तंभ का निर्माण कर दिए हैं, ब्रह्म स्थान मतलब बिल्कुल सेंटर, सेंटर मैंने वास्तु पुरुष की नाभि, अब वो नाभि जो है, अब किसी की नाभि के ऊपर यदि ये वजन रख दिया जाता है तो निश्चय ही वो पूरे शरीर को कष्ट करेगा, किसी का मतलब पेट खराब हुआ तो निश्चय वो पूरे शरीर को रोग कारक बनाएगा। तो ब्रह्मस्थान, एक ब्रह्मस्थान के बिल्कुल आसपास मर्म स्थानों की भी कल्पना आती है कि मर्म स्थान बिल्कुल नाजुक स्थान जिसको बोलते हैं, तो इसलिए ब्रह्म स्थान जो होता है वो
9 पदों 81 पद में जो हम बात की है, तो उसमें हमारा 9 पद जो होते हैं ब्रह्मा के लिए होते हैं, उसमें बिल्कुल ही निर्माण नहीं करते हैं। और ये जो 16 कक्षों की हमने जो बात की है, इसमें सबसे 16 कक्ष जो है बिल्कुल अगल बगल में बनाए जाते हैं चारों तरफ, और बीच में आपने देखा होगा कि जो पुरातन हम वास्तु के उदाहरण देखें तो बीच में बिल्कुल आंगन और बीच में तुलसी का पौधा वहां पे लगाया जाए, और बीच में पूरा वो मुक्ताकाश होता था, मतलब उसके ऊपर आच्छादन नहीं किया जाता, तो वो है ब्रह्मस्थान। उस तरह से बिल्कुल भी वहां पे निर्माण की बात नहीं है। ब्रह्मस्थान यदि दूषित है तो नीचे ही वहां पे दोष उत्पन्न होंगे, और यदि किसी अन्य देवता के पद में दोष है तो आप उस देवता के लिए पूजन होम इत्यादि कर सकते हैं। वास्तु शांति करने का ही वहां पे निर्देश है वास्तु। जी जी डॉक्टर विजय कुमार जी, मैं अंतिम प्रश्न के साथ कार्यक्रम को अवसान की ओर लेकर के जाता हूं। वास्तु शास्त्र का जो रहस्य है वो किन ग्रंथों में भरा हुआ है? क्या वो ग्रंथ संस्कृत माध्यम से हैं या इंग्लिश माध्यम से हैं? मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए उन ग्रंथों का विवरण, जहां पर वास्तु शास्त्र के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन है, उनका जिक्र इस चैनल के माध्यम से अवश्य करें। डॉक्टर विजय कुमार जी। सबसे पहले जब ग्रंथों की बात आती है तो इसके जो कुछ प्रामाणिक ग्रंथ हैं, और प्रामाणिक ग्रंथों में भी कुछ देव वास्तु के नाम से प्रसिद्ध है, कुछ नगर और कुछ स्थापत्य के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे एक बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं तो मयमतम का नाम सबसे पहले और विश्वकर्मा का नाम सबसे पहले आता है। अब मयमतम जो है वो आपका ग्रंथ जो है वो कलकत्ता से प्रथम प्रकाशन उसका हुआ था, और मयमतम अभी तक जो वास्तु का जो प्रमाणिक ग्रंथों के रूप में उसमें 36 अध्याय में आपकी भूमि, जैसे उसमें भूमि के प्रकार कितने हैं, वास्तु के भेद कितने हैं, और उसमें जैसे भू परिग्रह करके एक अध्याय है, उसमें गर्भ विन्यास है, पद विन्यास की प्रक्रिया है, उसमें आपके और तो और देवताओं के संबंधित प्रतिमा लक्षण अध्याय है, जीर्णोद्धार, आपको जीर्णोद्धार भी एक बहुत बड़ा विषय है, इसके विषय में आपको उसमें विशद चर्चा है। आप मंदिर का निर्माण करते हैं, लिंग का निर्माण आपको कैसे करना है, लिंग के भेद कितने होते हैं, उसमें कोई चर्चा है। आपके मयमतम में नगर, ग्राम, खेत, खरवट, आपको राजधानी बसानी है, उसके लिए भी वहां पे पूरे वास्तु के निर्देश प्राप्त है। दूसरा इसमें एक ग्रंथ आता है आपका देव वास्तु के नाम से प्रसिद्ध है, प्रासाद मंडलम। प्रासाद मंडलम जो ग्रंथ है वो पूरा देव वास्तु से प्रसिद्ध है। वैसे मयमतम में भी प्रायः आपका वो उसमें मंदिर निर्माण, देवालय इत्यादि की ही बात है। तो प्रासाद मंडलम में आपके वो कुल 8 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें आपके देवताओं के स्थापन में दिशाओं का क्या महत्व है, कौन सा देवता किस दिशा में होनी चाहिए, उनके प्रदक्षिणा क्रम, देवताओं के लिए हम कितनी प्रदक्षिणाएं करें, कि मतलब किस देवता के लिए हम कितनी प्रदक्षिणा करें, इसका संदर्भ भी वहां पे मिलता है। फिर आपके जो जैसे मंदिरों में आप देखे होंगे तो जो प्रायः 3 शैलियों के मंदिर हम देखते हैं, लेकिन वैसे तो बहुत सारी शैलियां हैं, प्राय मुख्य 3 शैली जो नागर है, द्राविड़ और वेसक। तो उसमें प्रत्येक शैली का आपको निर्माण कैसे करना है वो आपको उसमें मिलेगा। आप मंदिर के अंग कितने होते हैं, वहां पे मुख्य 8 अंगों की बात है। तो जो 8 अंग है, जैसे शिखर है, आपकी जगती है, अधिष्ठान है, गर्भगृह है, मंडप है, सभा मंडप है, तो उसका निर्माण कैसे करना। तो देव वास्तु मतलब मंदिर, टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्रासाद मंडलम ग्रंथ में मिलेगी। एक आता है आपका अपराजित परीक्षा। अपराजित परीक्षा जो ग्रंथ है उसमें भुवन मतलब उसमें पूरी सृष्टि के वास्तु की बात है, उसमें पूरे ब्रह्मांड वास्तु की बात है, कैसे सृष्टि का उसमें उत्पत्ति हुई, कैसे उसमें पंच महाभूतों की उसमें कल्पना, उसमें चर्चा आती है। मात्र अभिप्राय है अभी सिर्फ पंच महाभूतों का अपराजित परीक्षा में आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से भुवन और सृष्टि की बात आई, और उसके आगे चलते आपका अपराजित परीक्षा में भी जीर्णोद्धार संबंधी बहुत सारी चीजें हैं, स्थापत्य से संबंधित, उसको स्थापत्य शास्त्र भी कहा है, स्थापत्य से संबंधित बहुत सारी उसमें चर्चा आती है। इसके बाद विश्वकर्मा प्रकाश और विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, ये 2 ग्रंथ। विश्वकर्मा प्रकाश जैसे कुछ ग्रंथ जो है उसका प्राय प्रयोग बाहुल्य होने के कारण हम मयमतम को दक्षिणात्य ग्रंथ भी बोल देते हैं,
और विश्वकर्मा को उत्तर भारतीय वास्तु का ग्रंथ बोल देते हैं। लेकिन प्रायः वास्तु एक है। वास्तु का जो निर्माण है किसी भी स्थान में, किसी भी शैली में कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेषता, क्योंकि किसी भी निर्माण के पीछे उस स्थान की जो एक संस्कृति होती है, उसकी एक जो परंपरा होती है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। चाहे आप किसी भी स्थान में जाकर किसी भी घर को देखिए, आपको पूरे भारतवर्ष में जैसे घर नहीं मिलेंगे, वो स्थान के अनुसार आपको अलग अलग उनके स्ट्रक्चर होंगे, अलग अलग उनकी अनुकूलता और अनुकूलता के अनुसार उनके निर्माण होंगे। तो उसके बाद बात आती है एक राजवल्लभ वास्तुशास्त्र। इसमें प्राय इस तरह के जो विषय मिलते हैं। राजवल्लभ वास्तुशास्त्र के बाद है मनुष्यालय चंद्रिका, और मनुष्यालय चंद्रिका के बाद आप और भी बहुत सारे हैं, जैसे शिल्प दीपक है, राजवल्लभ वास्तु मंडलम करके है। इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ, प्रमाणिक ग्रंथ की मैं बात करूं, उसके बाद तो बहुत सारे इसमें संपादित भी हुए हैं, कुछ व्याख्याएं भी हुई हैं, कुछ इसमें संग्रह ग्रंथ भी हैं, जैसे जैसे वास्तु रत्नाकर है, बृहद वास्तुमाला है, ये संग्रह ग्रंथ, मतलब कुछ कुछ अंश वहां से ग्रंथ से लेकर के वो एक समाज को जो बिल्कुल सरल भाषा में जो उसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए संस्कृत में ही और व्याख्या से वहां पे उपलब्ध होते हैं। और भी इसमें जैसे कुछ इसमें अंग्रेजी के एडिशन इसमें है, महिमत्म का है, प्रासाद मंडलम का है, वो भी आगे नेट पे भी उपलब्ध हो सकते हैं और किसी भी लाइब्रेरी में भी वो उपलब्ध है। जी, आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी, आज आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे श्रोताओं को वास्तु शास्त्र की वैज्ञानिकता से परिचित कराया। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आशा रखता हूं कि रेडियो ग्रामोदय द्वारा संचालित जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में आगामी कार्यक्रमों में भी आप अपनी प्रस्तुति देते रहेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद। सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।